देखो यहाँ पे जो एंगल था कितना था, पाई था। अब यहां से आगे जाओगे तो 7 पाई बाई, ऐसे ऐसे करते करते ये एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो एंगल, तो इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से जाएगी इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, बट डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो इस तरीके से एन क्या होगा, एन है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे बच्चों को रटा दिया जाता है कि यार ऑल स्टूडेंट्स ऑफ रेंज, यानी कि जो इसका आंसर आ रहा है वाई की वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है ना। तो हेलो माय आर्टाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 2। जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले सेशन में हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या कवर किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है और बेसिक्स क्या होते हैं, उसको पाई को रेडियंस में, डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली आज के इस सेशन के 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले, 4-5 चीजें। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बने, है ना। आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब रेशोज थे क्लास 10th तक, बट अब ये रेशोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे बने, जो आपने रिलेशन एंड फंक्शन की बात करी थी, जो चैप्टर पढ़ा था, तो उससे कैसे आपका ये ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन में बन गया। ठीक है। दूसरा टॉपिक जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं आज के इस सेशन में, वो होगा आप लोगों के पास कि मल्टीपल पॉइंट्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या क्या वैल्यू होती है, मल्टीपल एंगल्स के सिमुलेशन ग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे। एक बहुत बेहतरीन चीज बेसिकली आज के सेशन में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, है ना। और डोमेन और रेंज के बारे में सीखेंगे, है ना, कि डोमेन और रेंज क्या होती है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और ग्राफ उनका किस तरीके से होता है, और अगर हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में बात करते हैं तो किस तरीके से आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल। ठीक है भैया। तो पहला जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। देखो बचपन में हमने पढ़ा था कि साइन थीटा, कहां है साइन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, और वहां से हमारे पास कोई वैल्यू निकल कर आती थी, है ना, कोई वैल्यू निकल कर आती थी, वो कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे दोस्त अभी पिछले सेशन में हमने पढ़ा है कि ये जो थीटा है हमारे पास, ये जो थीटा है, इसको मैं रेडियंस में कन्वर्ट कर सकता हूं, और ये हमारे पास क्या है, रेडियंस में है। और रेडियंस क्या है, रेडियंस इज नथिंग बट द रियल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू द रियल नंबर, है ना, विच इज इक्विवेलेंट टू द रियल नंबर। अब समझो, मान लो मेरे पास साइन थीटा है, तो इसका ओवरऑल आंसर जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है ना। इसका ओवरऑल जो आंसर है वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। तो साइन को अगर मैं अपना एक फंक्शन मान लूं, साइन को अगर मैं एक फंक्शन मान लूं, तो उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी आप लोगों का पूरा एफएक्स चेंज होता रहेगा। यानी कि क्या है कि इसका डोमेन जो है वो थीटा है, और रेंज जो है वो एफ थीटा है, या फिर इसको मैं वाई अगर मान लूं, तो रेंज क्या हो जाएगा आपके पास, जो भी इसका आंसर आएगा, है ना। या फिर आपके पास इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हो कि fx जो है वो आपका sin x है या cos x है या फिर जो भी है, और इसको अगर मैं y के इक्वल मान लूं, तो इसका डोमेन जो है बेटा वो x है, और रेंज क्या है इसका, जो आपका आंसर आ रहा है y है ना। ये बहुत बेसिक से टर्म्स है ये, मतलब आप बहुत सारे बच्चों को फर्क भी नहीं पड़ता कि ये है क्या चीज, बट लेट इट बी, है ना। मतलब आप बस रिप्रेजेंटेशन है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज को फंक्शंस के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है बेटा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट डिफरेंट एंगल्स। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं, इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं, है ना। आप यहां पे आओ और इस चीज को समझो। तो ये क्या है, ये बेसिकली सिमुलेशन ग्राफ है ना। आप सर्च कर सकते हो सिमुलेशन ट्रिग्नोमेट्री, है ना, करके, तो ये आप लोगों को दिखेगा। अब ये क्या चीज है, देखो ये मान लो आपके पास एक सर्कल है, ये इसके 4 क्वाड्रेंट्स है, 1 2 3 4, है ना। और यहां पे मैंने साइन पे वैल्यूज को फिक्स कर दिया, यहां पे कुछ स्पेशल एंगल्स पे, है ना। अगर मैं लेबल भी कर दूं, ये 1 यूनिट का आपका डिस्टेंस है, 1 यूनिट का आपने रेडियस ले लिया है। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा इसके, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 0, है ना। x की वैल्यू 1 है, y कितना है, 0 है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगा,
जैसे ही मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये डिस्टेंस कितना है y है, ये यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है y है, और ये x है, और ये वाला डिस्टेंस 1 ही है। तो बेटा ये एंगल क्या है, ये एंगल है 30 डिग्री। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 1/2 आ गई है। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके अगर आप निकालोगे, ये जो y है, ये मेजरमेंट से आप लोगों के पास y की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, x की वैल्यू √3/2 है। इस पॉइंट पे अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से देखोगे तो x की वैल्यू √3/2 है और y की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और साइन 30 डिग्री पे एंगल की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2। अब इसको जैसे ही 60 डिग्री करोगे, ये हाइपोटेन्यूज 1 ही है, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ये ऐसे घूमता रहेगा, है ना। तो साइन 45 डिग्री पे आप लोगों के पास कितना आ गया है, √2/√2 रेशनलाइज करोगे तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। वैसे ही थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये अब आप लोगों के पास y कोऑर्डिनेट इतना है, x कोऑर्डिनेट इतना है, और साइन π/6 यानी कि साइन 60 डिग्री पे वैल्यू इतनी आ जाएगी। साइन 90 डिग्री पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये ऐसा आ जाएगा। ऐसे करते 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 आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या निकाल लोगे बेटा, वैल्यू निकाल लोगे, और ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स पे वैल्यू निकलती जा रही है। और आप एक चीज को समझो, यहाँ पे ये जो एंगल है, देखो 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 देखो, यहाँ पे जो एंगल था कितना था, पाई था। अब यहां से आगे जाओगे तो 7π, ऐसे ऐसे करते करते ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, तो एंगल कितना हो गया, 2π। अब जब हम दूसरे राउंड की तरफ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2π में π/2 ऐड हो गया। वैसे ही 2π में 2π/2 ऐड हो गया। ये यहां पे अगर मैं देखूं तो 2π में कितना, π/6 ऐड हो गया। तो ऐसे करते जाओ तो 2π में पाई ऐड हो गया, 3π हो गया। तो ये आप डिफरेंट मल्टीपल पोजीशंस पे इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। और अगर मैं इनका ग्राफ दिखाऊं साइन थीटा का और साइन थीटा का एंगल थीटा और वैल्यूज के रिस्पेक्ट में कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसका जो ग्राफ है बेटा ऐसा सा ग्राफ बनेगा, इसका ऐसा सा ग्राफ बनेगा। देख रहे हो आप इसको, 0 डिग्री पे 0 है, π/2 पे 1 है, पाई पे इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है, और 3π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π/3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी, -1, फिर π/2 पे इतनी, है ना। तो इसका जो ग्राफ है इस तरीके से। वैसे ही अगर मैं कॉस का ग्राफ दिखाऊं तो कॉस का ऐसा होगा, टैन का दिखाऊं तो टैन का ऐसा होगा। अब टैन का ग्राफ ऐसा क्यों है, ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है, ये क्या है बेटा, ये π/2 है, ये जो वैल्यू है, अरे हो क्यों नहीं रहा, ये जो वैल्यू है ये क्या है, π/2, और टैन π/2 अगर मैं इसको ऐसे खींचूं, टैन π/2 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है। टैन π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से जाएगी, इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, बट ये क्योंकि इंफिनिटी की तरफ जा रही है, बट इसकी वैल्यू π/2 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए ये इसको कट नहीं कर रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज है। अच्छा, अब वापस से आ जाओ यहाँ पे, बहुत सिंपल सा, ये आप डिफरेंट वैल्यूज पे इसको निकाल सकते हो। अब बहुत सिंपल सा मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से समझना, मान लो आपके पास ये एक सर्कल है ना, मान लो आपके पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ये ओरिजिन है, जिसका सेंटर क्या है, ये ओरिजिन है। अब ये सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट मैंने मान लिया। ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है बेटा, x, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है, x कोऑर्डिनेट हो जाता है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है, y कोऑर्डिनेट हो जाता है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या है, x, y है। अब अगर मैं ये मेरे पास है, ये मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास y है, और ये मेरे पास x है। तो अगर बेटा मैं साइन थीटा निकालूं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। और अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास ये पॉइंट है, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो x क्या है मेरे पास, कॉस थीटा, पक्का कॉस थीटा होगा, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखना, जब ये पॉइंट यहां पे आएगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 0,1 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट -1,0, और ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0,-1।
तो अब आप एक चीज को समझो, और यहाँ पे जब हम एंगल की बात करते हैं बेटा, ये जो एंगल है कितना 90 डिग्री यानी कि π/2, यहाँ पे एंगल है पाई, यहाँ पे एंगल है बेटा 3π/2, 2π/3, सॉरी 3π/2 है ना। यहाँ पे जो एंगल है फिर 2π हो जाएगा, फिर दोबारा से जब मैं 2π में π/2 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2π में π/2 तो 5π/2 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, आपके पास 3π हो जाएगा। फिर उसी तरीके से एंगल फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7π/2। तो इस तरीके से ये इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आप एक चीज़ को समझो, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जब हम इनको समझेंगे तो एक चीज़ को समझो, लेकिन उससे पहले एक्सिस पे समझो। इस पॉइंट पे कॉस थीटा क्या है, 0 है। कॉस थीटा क्या है, 0 है। कब 0 है, जब आपका एंगल π/2 है, या फिर आपका एंगल 3π/2 होगा, या फिर आपका एंगल 5π/2 होगा, है ना। इसको यहां पे लिखते, एक काम करते, कॉस थीटा आपका 0 कब है, जब आपका एंगल थीटा किसके बराबर है, π/2, है ना। या फिर यहां पे आएगा 3π/2 के बराबर होगा, या फिर यहाँ पे आएगा आपके पास 5π/2, या फिर यहाँ पे आएगा 7π/2, इसके बराबर होगा जब आपका एंगल। और उसी प्रकार से बेटा साइन थीटा आपका 0 कब होगा, साइन थीटा 0 कब है, यहाँ पे है जब आपका एंगल क्या है, पाई है। यहाँ पे है ना, पीछे वाला कोऑर्डिनेट साइन है, आगे वाला कोऑर्डिनेट कॉस है, पाई है ना, या फिर 2π है, या फिर 3π होगा, या फिर उधर वापस से आएगा 4π होगा। तो तब आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहां से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई, और वो क्या, कि आपका कॉस थीटा 0 कब होगा बेटा, जब आपका थीटा जो होगा वो ऑड नंबर होगा, ऑड मल्टीपल होगा एंगल का 2n+1 इंटू 2n+1 इंटू π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, और यहां पे n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। n क्या है, किसी भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। देखो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाओगे तो अब आपका एंगल ये नेगेटिव होगा, -π/2, -3π/2, -5π/2। तो n अगर मैं कोई भी इंटीजर सब्स्टिट्यूट करूं तो cos थीटा 0 कब होगा, जब वो इसका मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल है ना वो एंगल्स का, π/2, 1π/2, 3π/2, 5π/2। तो ऑड नंबर को हम 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और साइन थीटा 0 कब है बेटा आपका, साइन थीटा 0 कब है आपका, जब आपका थीटा पाई का मल्टीपल है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई, यानी कि 1π, 2π, 3π, 4π। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो -π, -2π, -3π। तो इस तरीके से n क्या होगा, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर हो जाएगा। n क्या है, किसी इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, n क्या है, किसी इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये है ये है, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई कि यार cos थीटा 0 कब होगा, जब आपका ये इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, और थीटा साइन थीटा 0 कब होगा, जब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। बहुत सिंपल सी कहानी है ये, है ना, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है ये। हालांकि जब आप इस एक्सरसाइज से, इस साइज में आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है, उनसे इसका कुछ लेना देना नहीं है, है ना। तो अब समझते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंट पोजीशंस पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी। देखो 4 क्वाड्रेंट है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट। इसको एक तरीके से याद रखना, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास मतलब क्या है, पहले समझ लो। यहां पे क्या होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहां पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, साइन और इसका उल्टा, साइन और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, रेसिप्रोकल। यहां पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, टैन और इसका उल्टा रेसिप्रोकल कॉट होता है। यहां पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, कॉस और इसका उल्टा सेकेंड। ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब आप एक चीज को समझो, क्यों ऐसा होता है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी आई ही कहां से है। देखो साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक उससे समझ जाओगे आप, साइन का समझ गए तो बाकी चीजों का भी समझ जाओगे। अब बेटा यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 यूनिट है,
परपेंडिकुलर क्या है y। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूमता हूं तो परपेंडिकुलर क्या है आपका पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज क्या है वो भी पॉजिटिव है, तो साइन हमेशा क्या रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो आ जाओ फिर दोबारा से यहां पे आ जाओ, ये आपका परपेंडिकुलर है ना, और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर क्या है ऊपर की डायरेक्शन में वाई एक्सिस, तो ये क्या है यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी, इसलिए साइन का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब मैं जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं, अब मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ये। हाइपोटेन्यूज तो अभी भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज तो ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन अब यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो वो नीचे की डायरेक्शन में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है परपेंडिकुलर उसका नेगेटिव हो गया, हाइपोटेन्यूज उसका पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू साइन की क्या हो जाएगी नेगेटिव। इसीलिए साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और ऐसे ही बाकी के पॉइंट्स का भी आप निकाल सकते हो। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की बात करूं, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्वाड्रेंट में बेस क्या है नेगेटिव है, इधर की डायरेक्शन में जा रहा है नेगेटिव है, और हाइपोटेन्यूज क्या है पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस की नेगेटिव। ऐसे ही जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हूं तो यहां पे अगर मैं साइन की बात करूं, साइन थीटा की बात करूं, तो साइन क्या है बेटा ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है ऑलवेज, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे बच्चों को रटा दिया जाता है कि यार ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास इस तरीके से याद कर लो, इसमें ये पॉजिटिव होगा, इसमें ये इस तरीके से होंगी। बट ये क्यों होता है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, ठीक है भैया, चलो अच्छा। अब इसमें ना हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे मल्टीपल एंगल्स पे, तो यहां पे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। यहां पे अगर मैं देखता हूं, देखो यहां पे अगर मैं देखता हूं, यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ की हेल्प से, या फिर वो सिमुलेशन वाला ग्राफ अगर मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊं, अगर मैं वो सिमुलेशन वाला ग्राफ अगर फिर से आप लोगों को दिखाऊं, देखो आपको बस ये सर्च करना है, आपको बस सिमुलेशन ट्रिग्नोमेट्री सर्च करना है, जो पहला वाला होगा इसी पे आ जाओ, है ना, इसी पे आ जाओगे आप। आ क्यों नहीं रहा भाई, ये आएगा ऐसा सा कुछ खुलेगा, ये जो ये वाला है इसको क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, साइन की बात करते, जब मैं गाऊं गाना तो देखेगा जमाना, रेडियंस में, अब हम सब रेडियंस में पढ़ रहे हैं, अच्छा ये ग्रिड हटा देते, तो ये यहां पे साइन की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। फिर आपने 30 डिग्री पे भी पढ़ा, 45 पे भी पढ़ा, 50 इस पे भी पढ़ा, इस पे भी पढ़ा, साइन की वैल्यू देखते रहना, साइन की वैल्यू देखते रहो, बस साइन की वैल्यू देखते रहो, साइन की वैल्यू देखते रहो, साइन की वैल्यू देखते रहो। साइन जब पाई है आपका एंगल, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो मैं वही आपको समझाना चाहता था, और जब मैं इधर आया, तो साइन जब 3π/2 है, साइन की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था 30, 45, 60 और 90 पे पढ़ा था, है ना। बट अब हमें क्या पढ़ना होता है, पाई पे भी पढ़ना होता है, और जो वैल्यू साइन की 0 पाई पे है, 2π पे है, 0 डिग्री पे है, वही वैल्यू इन सभी पे भी होगी, दैट इज 0। जो वैल्यू कॉस की π/2 पे, मतलब π/2 पे है, 3π/2 है, 5 इन सभी पॉइंट्स पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, दैट इज 0। और साइन और कॉस आ गया तो टैन भी निकाल सकते हो आप, कॉट भी निकाल सकते हो। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक टेबल होगा जिसमें आपके पास वो जो एंगल होगा 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3, π/2, फिर पाई पे दिया होगा, फिर 3π/2 पे दिया होगा, और 2π पे दिया होगा, तो वो वैल्यू यहां से निकलती है, साइन कॉस और टैन की वैल्यू, ठीक है ना। और वो अगर आप ग्राफ से समझोगे, उस सिमुलेशन वाले उससे देखोगे, तो आपको और बेटर क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका एक लास्ट पार्ट जो है दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है भैया। तो ये डोमेन और रेंज क्या होता है, तो डोमेन और रेंज को समझने से पहले आप एक चीज को समझो। जैसे मेरे पास ये था, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है y = sin x, y = sin x। अब अगर मैं इस फंक्शन की रेंज और डोमेन को डिसाइड करूंगा, तो जो डोमेन है बेटा, जो डोमेन है, डोमेन क्या है बेटा, x की वैल्यू है।
अब x को हम क्या पढ़ रहे हैं, x को हम क्या पढ़ रहे हैं, रेडियंस में पढ़ रहे हैं। x को हम क्या पढ़ रहे हैं, x को हम रेडियंस में पढ़ रहे हैं, है ना। x को हम क्या पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड ना, हाँ, तो x को हम क्या पढ़ रहे हैं, रेडियंस में पढ़ रहे हैं। और x की वैल्यू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आपने अभी सिमुलेशन वाले ग्राफ से देखा था कि π/2, 3π/2, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कुछ भी। तो इसकी जो डोमेन होगी, इट कैन बी एनी रियल नंबर। तो डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। एंगल जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूं इसकी रेंज की, अगर मैं बात करूं इसकी रेंज की, जो इसका आउटपुट आएगा, तो ग्राफ में आपने देखा था साइन का जो ग्राफ है आपका, एंगल चाहे कुछ भी हो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, ऐसे ही इधर इधर इधर। वो जो इसका रेंज था वो फिक्स था, +1 से -1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई कर रही है। तो साइन की अगर मैं बात करूं, इसका रेंज क्या होगा बेटा, -1 से लेके +1 के इंटरवल में लाई करेगा। फर्क समझो, है ना। एंगल को तो आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो डोमेन क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर। लेकिन रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज यानी कि जो इसका आंसर आ रहा है, y की वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है ना, तो -1 भी हो सकता है, ओपन इंटरवल इसीलिए -1 से 1 के बीच में। ठीक है भैया, आ जाओ। अब अगर मैं बात करता हूं y = cos x, y = cos x, फिर दोबारा से एंगल की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो एंगल को तो। लेकिन जो इसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज होगी, अब उसको समझो। अगर मैं कॉस का ग्राफ आपको दिखाऊं, यहीं पे बना लेते हैं भैया। कॉस का ग्राफ कैसा बना था, ऐसा बना था, ऐसा ऐसा सा कुछ बन रहा था, ऐसा सा। तो इसकी वैल्यू भी क्या थी, 1 से -1 के बीच में डिफाइन थी, 1 से माइनस। अगर आप वो सिमुलेशन वाला ग्राफ देखोगे, अगर आप वो सिमुलेशन वाला ग्राफ देखोगे, है ना, अगर आप इस सिमुलेशन में देखोगे कॉस का देखोगे, तो क्या है, 1 से -1 के बीच में लाई कर रही है इसकी वैल्यू, 1 से -1 के बीच में लाई कर रही है ना। तो और टैन का अगर आप देखोगे, तो टैन का तो जब मैं बताऊंगा इन्फिनिटी वाला, तो वो तो खैर अलग ही बात है, इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। बट इसका जो रेंज है वो भी क्या हो जाएगा, -1 से 1 के इंटरवल के बीच में हो जाएगा। डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, बट जो रेंज होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। चल, अब अगर मैं बात करूं इनके tan की, y = tan x, अगर मेरे पास है y = tan x, तो x जो है बेटा, इसका जो डोमेन है, डोमेन जो है यानी कि x का वैल्यू, वो तो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि वो x, ये जो फंक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है, डोमेन क्या है इसका, x है, और रेंज क्या है, y है ना। डोमेन क्या है इन फंक्शंस का, x है, और रेंज क्या है इन फंक्शंस का, y है। अब डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा इनके रेंज की, tan x के रेंज की, तो tan x का रेंज क्या होगा, tan x का रेंज क्या होगा। तो अगर आप उस ग्राफ को देखोगे ना, उस ग्राफ को देखोगे, tan के ग्राफ को देखोगे, तो tan का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। ये अगर 0 है, मतलब इस तरीके से ये था, तो इनका जो ग्राफ है ना वो ऐसा सा जा रहा था, है ना, और फिर ऐसा सा जा रहा था, यानी कि वो -∞ से लेके +∞ तक जा रहा था। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा बेटा -∞ से लेके +∞। tan का जो रेंज होगा बेटा वो क्या होगा, -∞ से लेके +∞ तक। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, है ना। तो बहुत सिंपल सी कहानी है ये, बहुत सिंपल सी कहानी है। और जब आपको साइन, कॉस और टैन का रेंज समझ में आ गया, तो अब आप लोग क्या करोगे, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स का भी निकाल लोगे, है ना। ग्राफ से आप समझ गए। अब आप एक चीज को समझो, यार ये जो आपका कॉसेक है, ये जो कॉसेक है, अगर मैं कॉसेक की बात करूं, तो कॉसेक क्या है, कॉसेक x, ये क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। अब यार अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन
है ना। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा आपके पास, कोई भी रियल नंबर x की वैल्यू, तो आप कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। x की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। बस 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 एक चीज मत करना, एक चीज मत करना। देखो साइन जीरो कब होता है, साइन जीरो कब होता है, जब n पाई पे होता है, तभी तो साइन जीरो होता है ना। और बेटा अगर मैं नीचे जीरो, अगर मेरा साइन जीरो आ जाए, ये नीचे वाला टर्म जीरो आ जाए, तो ये पूरा का पूरा नॉट डिफाइन हो जाता है ना, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये नीचे वाला टर्म जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू इट कैन बी एनी रियल नंबर, बस x जो है वो n पाई का इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इसका क्या होता है, डोमेन। यानी कि मैं यार देखो x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, बस x की वैल्यू में जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर नॉट डिफाइन आंसर आ जाता है। जीरो नहीं कर सकता, या फिर वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, है ना, जीरो नहीं कर सकता, पाई नहीं कर सकता, 2 पाई नहीं कर सकता, 3 पाई नहीं कर सकता, है ना, माइनस पाई नहीं कर सकता, ये चीजें नहीं कर सकता। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा यार ये tan में ना एक और चीज है, tan को आप ऐसे लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना। तो यहां पे इसका जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है बेटा, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये मुझे यहीं से याद आ गया। बट क्योंकि आपका cos जीरो नहीं हो सकता, तो यानी कि x कैन नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रल 2n+1 पाई बाई टू, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका cos जो है वो जीरो नहीं हो सकता, cos जो है वो जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर वाला टर्म। सेम चीज आपका सिकेंट के लिए भी होता है, सेम चीज आपका सिकेंट के लिए भी होता है। तो सिकेंट x की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos x हो जाएगा। और अच्छा इसका रेंज हमने डिफाइन नहीं किया अभी। अब इसके रेंज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं cos x के डोमेन की तो मैंने बात कर दी, ये हो जाएगा आपका डोमेन। बट अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, तो बेटा आपको मैं इसका ग्राफ दिखाता हूं, आपको मैं इसका ग्राफ दिखाता हूं। एक सेकेंड, हाँ मैं इसका ग्राफ आपको यहां पे दिखाता हूं। देखो ये कॉसेक का ग्राफ है, ये कॉसेक का ग्राफ है ना, ये आपके पास कॉसेक थीटा का ग्राफ है, ये वाला, है ना। तो ये क्या है बेटा, कॉसेक का ग्राफ है ना। अच्छा अब इस ग्राफ में आप एक चीज को समझो, अब इन ग्राफ्स में आप एक चीज को समझो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कॉसेक्स के ग्राफ है ना। या फिर अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे, जैसे अगर मैं आपको एनसीईआरटी में ग्राफ दिखाऊं इनके, है ना, कॉसेक के ग्राफ दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ये क्या है बेटा, ये आपका tan का ग्राफ हो गया, ये आपका कॉसेक का ग्राफ हो गया, है ना, और ये सेकेंड का ग्राफ हो गया। तो आपको यहां पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि यार इनकी जो मैं बात कर रहा था किसकी, इसके डोमेन की, वो तो ये है इट कैन बी एनी रियल नंबर। बट अगर मैं बात करूं इसके रेंज की, अगर मैं बात करूं इसके रेंज की, तो इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, कॉसेक के ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो। रेंज क्या है, देखो ये इस तरीके से जा रहा है, यानी कि 1 से ऊपर जा रहा है, और मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, और क्या है ये 1 से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये 1 और -1 के बीच में छोड़ के, 1 और -1 के बीच में छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज आ रही है आपकी। आप समझो 1 इस वाले पार्ट पे, अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट पे देखूं तो इस वाले पार्ट पे क्या है, ये ग्राफ नहीं आ रहा है। तो इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, अगर मैं कॉसेक के रेंज की बात करूं, तो यही कहीं पे लिखा भी होना चाहिए, है ना। कॉसेक के अगर हम रेंज की बात करें, तो कॉसेक का जो रेंज है नहीं क्या यहाँ पे, या होगा, तो कॉसेक का जो रेंज है बेटा, वो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉसेक कॉसेक कॉसेक, हाँ इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा है और -1 से बड़ा है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1 से बड़ा है और -1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और -1 से, 1 से ऊपर की तरफ जा रहा है और -1 से छोटा है, मतलब
नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ तो छोटा हो जाएगा ना। तो क्या है ये, इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है बेटा वो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, कॉसेक की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी और -1 से छोटी। तो इसको अगर मैं इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना चाहूं, इसको अगर मैं इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना चाहूं, इसको हटा दो यहां से, है ना, इसको हटा दो यहां से। इसको अगर मैं इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा क्या आपके पास बेटा, ये हो जाएगा आपके पास -1 से तो बड़ा है, तो जो y का जो इसका रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा होगा, है ना, यानी कि 1 से बड़ा होगा, सॉरी, यानी कि 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा, 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा, यूनियन -1 से -इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है भाई, -1 से -इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है बड़े भाई, चलो अब उसी तरीके से सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यार देखो cos 0 नहीं हो सकता, यानी कि इसका अगर मैं डोमेन की बात करूं तो x कैन बी एनी रियल नंबर, बस x का वैल्यू जो है वो ये वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, सो इट कैन नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। ठीक है, और अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो इसका रेंज भी सेम होता है, इसका रेंज भी सेम होता है, जैसे कॉसेक का होता है सेकंड का रेंज भी सेम होता है, जैसे कॉसेक का रेंज होता है वैसे ही आपका सेकंड का भी रेंज होता है ना। क्या हो जाएगा इसका रेंज, इसका रेंज भी हो जाएगा आपका -1 से ये छोटा होगा और 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो यानी कि 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा और यूनियन -1 से -इंफिनिटी तक जाएगा। ग्राफ में आपने समझ लिया था इसको, ठीक है जी। चलो फिर लास्ट में आपके पास बच जाता है बेटा cot x क्या होता है, cot x क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है, cos x अपॉन साइन x होता है, यानी कि इसमें जो आपका डोमेन है यानी कि x जो है इट कैन बी एनी रियल नंबर, बस साइन 0 नहीं होना चाहिए, साइन 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके रेंज की अगर मैं बात करूं, कॉट के रेंज की अगर मैं बात करूं तो कॉट का रेंज क्या हो जाएगा, जैसे टैन का रेंज है, जैसा टैन का रेंज है वैसा ही आपका क्या हो जाएगा, कॉट का रेंज हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इट कैन बी एनी रियल नंबर, यानी कि रेंज क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक। ठीक है भाई, ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, ग्राफ थ्योरी व्योरी जो भी है। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना, जो आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के एग्जांपल्स को देख लेते हैं एक बारी। ठीक है भैया, क्या चीज है ये, ठीक, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो इस बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। अब ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये सवाल कहता है इफ cos x इज इक्वल्स टू, देखो आपने जो अभी तक पढ़ा है, अगर आप एनसीईआरटी लेवल पे चीजों को कर रहे हो तो आपको बस वो याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, बस उतना याद रखना है। कह रहा है कि cos x क्या है आपके पास, -3/5 है, तो आपको बाकी की वैल्यूज निकालनी है, और उसने बोला है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में आता है। तो आपको पता है बेटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। अगर मैं बात करूं sin स्क्वायर x की, तो वो क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा, यानी कि 1 - 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 9/25, यानी कि 25 - 9 अपॉन 25, यानी कि 16/25 हो जाएगा 16/25 हो जाएगा, यानी कि साइन x की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपके पास क्या, √16/25, यानी कि अगर मैं x की बात करूं, साइन x की बात करूं, सॉरी, साइन x क्या हो जाएगा आपके पास, +-4/5 हो जाएगा, +-4/5। अब क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमने सीखा है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -4/5। बस ये याद रखना कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, साइन आ गया तो इसका कॉसेक भी निकाल सकते हो आप। कॉसेक क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, कॉसेक x, इसका रेसिप्रोकल यानी कि -5/4। कॉस था आपके पास तो यहां से आप सेकंड निकाल सकते हो, सेकंड क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, -5/3, है ना, सेकंड x क्या हो जाएगा, -5/3। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेटा tan की, तो tan क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x अपॉन cos x। sin x कितना है, -4/5, cos x कितना है बेटा, -3/5, ये कट जाएगा,
पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए 4/3। और अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट एक्स आपके पास हो जाएगा कितना, 3/4, tan का उल्टा। ऐसा एक सवाल है आप लोगों की एनसीईआरटी में, कर सकते हो अब आप इस टाइप के सवाल। जैसे कॉट एक्स है 5/12 -5/12 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको पता है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, आप लोगों का 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर है, कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर है ना। तो 1 प्लस कॉट एक्स कितना है, -5/12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, 1 + 25/144 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा, तो 144 + 25 144 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। दोनों को सॉल्व करोगे 169/144 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा √of 169/144 इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स हो जाएगा, है ना। और यहां से अगर मैं कॉसेक एक्स की वैल्यू निकालूं, कॉसेक एक्स की वैल्यू निकालूं, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस 13/12। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉसेक क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 12/13। बस ये याद है ना, अगर आपको कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, खेला खत्म बस वहीं पे, है ना। अगर आपको कॉट दे रखा है तो tan आप निकाल सकते हो, tan x क्या हो जाएगा आपके पास, -12/5, है ना। tan आ गया, साइन आ गया, कॉसेक आ गया, सब कुछ आ गया, तो सिकेंट भी निकाल कॉस भी निकाल लो। तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, तो साइन एक्स कितना है, 12/13 है। या फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो वैसे आप, है ना, tan और साइन के बीच में क्या रिलेशन है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 144/169 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपके पास 1 - 144/169, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 25/169। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, √of 25/169, तो ये हो जाएगा ±5/13। अब आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव 5/13, और सेकंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा -13/5। बस ये याद होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ठीक है भैया, ये चीज है। अब आपके पास एक और एग्जांपल है एनसीईआरटी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3, साइन 31π/3। अब देखो जब बड़े बड़े एंगल्स आ जाते हैं, आपको बस ये चेक करना है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। आपको जो भी एंगल आएगा, देखो अगर रेडियंस में पाई में है तो इसको 2π के साथ ब्रेक कर दो, 2π प्लस समथिंग, है ना। और अगर थीटा में डिग्री में होगा तो 360 डिग्री, 360 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको अगर मैं देखूं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 2π तो लिखना ही है। अब 2π में मैं कितना ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं, मान लो मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया और π/3 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 10π प्लस π/3। देखो वही आएगा ना आपके पास 30 + 1 31/3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 2π, इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है 5 राउंड घूमेगा, 3 4 5 राउंड यहां पे घूमा, 1 2 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर ऐसे ही 4 होगा, फिर ऐसे ही 5 होगा, 5 राउंड यहां पे घूमा, और उससे π/3 पे ऊपर चला गया, π/3 ऊपर चला गया। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा बस। और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है भैया, यानी कि साइन 60 डिग्री, यानी कि √3/2 हो जाता है। ठीक है जी महाराज, बस ऐसे करना है। अब जैसे ये है एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, डिग्री में दे रखा है, नेगेटिव डिग्री में दे रखा है, नेगेटिव डिग्री में दे रखा है, ध्यान से करना। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, कॉस -1800 + 90, तो मेरे पास यही आएगा ना, 1710।
ठीक है। अब ये 1800 क्या है, ये 1800 क्या है, अगर मैं 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 0, 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 3 5 3 15, 1800। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos माइनस 5 इंटू 360 प्लस 90, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। नेगेटिव एंगल्स का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, ठीक है। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा 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 1 2 3 4 5 चक्कर इसने यहां पे घूमे, तो यहां तक इसके एंगल कितने हो गए, -1800 हो गए, -1800 हो गए। बट इसमें क्या करना है, 90 ऐड करना है, 90 क्या करना है आपको, ऐड करना है। ऐड करोगे तो इधर आएगा कहीं पे, है ना, मतलब सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना बट ऐड करना है, तो वो कहां पे होगा, माइनस 1710 कहां पे होगा, यहां पे होगा कहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी यहां पे होगा, है ना। -1710 कहां पे होगा, यहां पे होगा -1710, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। और यहां पे अब आपके पास क्या बच जाएगा, cos 90 डिग्री बच जाएगा सिंपल, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 डिग्री होती है। ऐसे सोचना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है भैया। तो 0। So yes guys, this is all about for this session. I hope आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। Make sure to like, share and subscribe this channel for these type of amazing video. हमने ट्रिग्नोमेट्री के दो सिंपल से टॉपिक्स को खत्म कर दिया है। स्टार्टिंग में इसमें मैंने बेसिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बट उसको समझना बहुत ज़रूरी है। डोमेन रेंज कैसे निकालोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उसका। और आगे जब आप बड़े बड़े सवाल करोगे, जब जहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर होगा, वहाँ पे वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।